सभी को सादर जय जिनेन्द्र। न्याय दीपिका कक्षा हमारी विगत दिनों से चल रही है, जिसमें हम न्याय दीपिका में प्रथम अध्याय अपना पूरा कर चुके हैं और दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के बाद उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में प्रवेश कर चुके हैं। उसी की आज क्रम से आगे चर्चा चलेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने बहुत सारे तर्कों के साथ, अनेकों बातों के साथ आचार्य ने ये सिद्ध करा कि विशद प्रतिभास को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। बौद्धों के मत को भी निराकरण किया और भी अनेकों बातें हमने उस संदर्भ में पढ़ी। अब हम आज से और आगे कक्षा में पढ़ेंगे। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अभी की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। समय भी हो गया है हमारा। आदरणीय इसके पीछे की रिकॉर्डिंग है। चलिए जी। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पहले आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति ने की है। ये जैन न्याय का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ है। जैन न्याय को समझने के लिए यदि उंगली पर 5 ग्रंथों के क्या 2 ग्रंथों के भी नाम बताने को कोई कहे तो न्याय दीपिका नाम तुरंत बोला जाएगा। न्याय ग्रंथों की सूची में मानो सर्वोपरि न्याय दीपिका ग्रंथ रहता है। न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, ये 2 ग्रंथ न्याय के विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रिय, बहुत आवश्यक, बहुत उपयोगी है और इसीलिए सब जगह ये पाठ्यक्रम में निर्धारित होते हैं और इसीलिए हम इस न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग इस न्याय दीपिका को अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको न्याय का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। ये ग्रंथ कंठस्थ करने लायक ही है मानो। थोड़े थोड़े में, जैसे तत्वार्थ सूत्र में दर्शन शास्त्र के सभी तरह के बीज मिलते हैं, ऐसे ही न्याय दीपिका में लगभग हर विषय के बीज मिलते हैं। बहुत संक्षेप में हर विषय को, इसमें संक्षेप में, जैसे बौद्ध प्रमाण का लक्षण क्या मानते हैं, इन्होंने एक ही पैराग्राफ में बता देते हैं और वो क्यों गलत है वो भी बता देते हैं। और यही बात जब प्रमेय कमल मार्तंड में आती है तो 50 पेज भरते हैं। तो बड़े बड़े ग्रंथों में विस्तार है, इसमें संक्षेप है। संक्षेप और विस्तार का ही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ को बहुत मन लगा करके एक एक पंक्ति इसको समझ लेना चाहिए। यही आगे काम आएगा। कोई भी बड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे तो यही ग्रंथ काम आएगा। तो इसमें हम पहला परिच्छेद अर्थात प्रथम प्रकाश पढ़ चुके, द्वितीय प्रकाश चल रहा है। द्वितीय प्रकाश में भी हमने ये 7 पैराग्राफ, 7 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। अब 8वें अनुच्छेद से बात शुरू करनी है।
लेकिन 7वां अनुच्छेद एक ही 2 पंक्ति का है और वहीं से प्रकरण शुरू हो रहा है, इसलिए मैं 7वें अनुच्छेद से बात शुरू करता हूं। देखो क्या प्रकरण है, पेज नंबर 114 है मेरी पुस्तक में और दूसरे परिच्छेद का 7वां अनुच्छेद है। बहुत बढ़िया बात समझाई जा रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, ये प्रकरण चल रहा है और उसमें उत्तर दिया था कि विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। एक तो ये परिभाषा बिल्कुल चित्त से नहीं उतरनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो तुरंत याद रहना चाहिए विशद। विशद माने निर्मल, निर्मल प्रतिभास को, निर्मल जानने को, निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्मल माने क्या, विशद माने निर्मल, निर्मल माने क्या, स्पष्ट। और वो विशदता और निर्मलता क्या होती है, यदि कोई पूछे तो याद रखना बहुत सावधानी से कि कोई और, जैसे किसी ने पूछा विशद माने क्या, तो हमने बता दिया निर्मल। निर्मल माने क्या भैया, स्पष्ट। स्पष्ट माने क्या, तो उसको कहना पड़ेगा ये अनुभव सिद्ध है, और ज्यादा हम शब्द नहीं बदल सकते, अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्ध कैसे है कि जब हम कोई चीज को अनुमान से, तर्क से और परोक्ष से, शास्त्र से जानते हैं, तो उसमें जो बात होती है प्रत्यक्ष देखने पर कुछ अलग ही निर्मलता आती है, उसी का नाम विशदता है। और जिस ज्ञान में ऐसी विशदता होती है, जैसे कोई हमको शेर के बारे में बताए तो हमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब हम शेर को प्रत्यक्ष देखते हैं तब जो निर्मलता आती है वो अनुभव सिद्ध है। ऐसे ही जिस ज्ञान में निर्मलता हो, निर्मलता ही प्रत्यक्षता का लक्षण है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और बौद्ध लोग कहते थे कि जो कल्पना पूर्ण भ्रांतम है, अर्थात जो क्षणिक का ज्ञान है, बौद्ध लोग क्षणिकवादी हैं, इसलिए वो कह रहे थे जो क्षणिक को जाने वही प्रत्यक्ष है, और जो क्षणिक को न जाने उसमें नित्यता का ज्ञान करे वो परोक्ष है। अब जैसे आपको ये ज्ञान हो कि मैं वही वीर सागर हूं जिसने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था, तो वो कहते हैं कि ये आपका ज्ञान मिथ्या है, परोक्ष, क्योंकि वो वीर सागर मर चुका, उनके हिसाब से प्रतिपल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है तो क्षण क्षण का ज्ञान करे वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा बौद्धों का कहना है, जिस पर अपन अब चर्चा नहीं करते क्योंकि पिछली कक्षा में कर चुके। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा प्रकरण है कि नैयायिक प्रत्यक्ष का क्या लक्षण मानते हैं। भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है नैयायिक न्याय दर्शन, वो वैसा ही एक वैशेषिक दर्शन है। तो वो न्याय वैशेषिक समान तंत्र कहे जाते हैं। वे दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण का एक ही लक्षण मानते हैं, और वो क्या लक्षण मानते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और वो क्यों समीचीन नहीं है ऐसा भी हम समीक्षात्मक ढंग से समझेंगे। तो चलिए मैं सुनाता हूं, हम स्क्रीन पर देखते हैं 7वां पैराग्राफ। सन्निकर्षस्य च, पेज नंबर 114, दूसरा परिच्छेद 7वां अनुच्छेद। सन्निकर्षस्य च योगाभ्युपगतस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिकरणत्वं कुतस्तराम प्रमाणत्वं कुतस्तमाम प्रत्यक्षत्वं। ये बात कही गई
कि वो लोग योग, योग का मतलब याद रखना, योग माने क्या ये 7वां पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ गया है। योग माने न्याय वैशेषिक दोनों का एक सम्मिलित नाम है, जोड़ा, उसको योग। तो सन्निकर्ष को योग मतानुयायी प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, लेकिन जैन आचार्य कह रहे हैं अचेतनत्वात्। ये ध्यान देने लायक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको पकड़ना जरूरी है। सन्निकर्षस्य च योगाभ्युपगतस्य, अभ्युपगत माने क्या होता है? स्वीकृत, स्वीकृत, अभिमत, अंगीकृत, ये सब पर्यायवाची है। तो यहाँ योगाभ्युपगत माने योगाभिमत, उनके द्वारा माने गए सन्निकर्ष में क्या है? ये शब्द बहुत हाईलाइट करने लायक है, अचेतनत्वात्, के सन्निकर्ष तो अचेतन है, इसलिए कुतः प्रमितिकरणत्वम, इसलिए वह प्रमिति माने ज्ञप्ति, जानकारी, ज्ञान, ज्ञान का करण, करण माने साधक तमम करणम, वह ज्ञान का करण माने साधक तम कैसे हो सकता है? कुतः, देखो क्या प्रतिपादन शैली है, वो कहाँ से होगा? वो तो अचेतन है। कुतस्तराम प्रमाणत्वम, वो प्रमिति का करण ही नहीं है, तो प्रमाण कैसे हो सकता है? और प्रमाण हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हो सकता है? कुतस्तमाम प्रत्यक्षत्वम, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। अब 8वां पैराग्राफ, ये 7 हमने पढ़ लिया था, 8वें में जरा और बात आगे बढ़ती है। किंच, किंच का मतलब होता है इसी बात को कुछ और विस्तार के साथ स्पष्ट करते हैं। किंच, च माने और भी कुछ कहते हैं। किम माने कुछ, च माने और, कुछ और सुनिए जरा इसी बारे में। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक बात और है, जैसे अपन बात करते करते कह देते हैं ना, भैया ये काम मत करो इसमें, अच्छा एक बात और भी है। ऐसे किंच का मतलब है कुछ और भी बात है। क्या और भी बात है? रूप प्रमिते असन्निकृष्टम। अब देखो संधि विच्छेद नहीं आती हो तो ये रस, रस निकाल लेंगे इसमें, दिख रहा है रस, रस नहीं है ये। रूप प्रमिते असन्निकृष्टम एव चक्षुर्जनकम, रूप का ज्ञान, रूप प्रमिति माने, प्रमिति माने जानकारी, रूप की जानकारी असन्निकृष्टम एव, बिना छुए, सन्निकृष्ट माने सन्निकर्ष युक्त, छूना। देखो एक बात याद रखना, मैंने पिछली बार बता दी थी, आज फिर सुनाता हूँ, न्याय के सभी विद्यार्थियों को ये लाइन याद रहे। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष, ये याद रहना चाहिए। इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, याद रखने लायक। इंद्रिय और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को, मिलन को सन्निकर्ष कहते हैं। तो सन्निकर्ष की परिभाषा, सन्निकर्ष की थ्योरी क्या है कि वो कहते हैं कि हमको कोई भी ज्ञान होता है तो वो तभी होता है जब इंद्रियां पदार्थ को छूती हैं, ऐसा नैयायिकों का मानना है। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि देखो रूप प्रमिति, रूप की जानकारी, रूप माने, रूप का मतलब है रंग, रंग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है आकार, आकार की, रंग रूप की जानकारी
असन्निकृष्टम एव चक्षुर्जनकम, चक्षु बिना छुए ही पैदा करता है। रूप की जानकारी चक्षु के द्वारा उसको बिना छुए ही हो जाती है। अप्राप्यकारित्वात्, स्पर्शन इंद्री छू कर जानती है, रसना इंद्री छू कर जानती है, घ्राण इंद्री छू कर जानती है, कर्ण इंद्री छू कर जानती है, लेकिन जो चक्षु है वो छूकर नहीं जानती है। गजब की बात है, इस पर ध्यान दो। चक्षु बिना छुए जानती है। चक्षु जैसे मान लो एक डिब्बी में काजल रखा है, तो जब वो डिब्बी में रखा है तब तो देख रही है आंख, और वही काजल अगर हम उसको आंख में लगा देते हैं तो उल्टा दिखना बंद हो जाता है। हमारे कोई भी चीज है, एक तिनका पड़ा है यहाँ बाहर तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वही तिनका आंख में घुस जाए तो दिखना बंद हो जाता है। तो चक्षु उल्टा छूने से जानना बंद करती है, बिना छुए चीजों को दूर रह करके जानती है, वो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी माने उसको प्राप्त नहीं करती है, प्राप्त माने छूना, वो बिना छुए जानती है। अप्राप्यकारी माने अस्पर्शकारी, वो उस चीज को छूती नहीं है। ततः सन्निकर्षा भावे भी, इसलिए ततः माने इसलिए सन्निकर्ष के अभाव में भी, सन्निकर्षा भावे सप्तमी एक वचन, सन्निकर्ष के अभाव में भी साक्षात्कारी प्रमा उत्पत्ते, जानने वाली प्रमा प्रमिति जानकारी ज्ञप्ति वो उत्पन्न हो जाती है। न सन्निकर्ष रूपता एव प्रत्यक्षस्य, इसलिए सन्निकर्ष रूपता प्रत्यक्ष के पूरी तरह बनती नहीं है। वो जो कह रहे थे कि इंद्रियां छू कर जानती है, तो जैन आचार्यों ने तर्क देकर बताया कि नहीं, सभी इंद्रियों के पर ये बात लागू नहीं पड़ती है। आंखें तो बिना छुए जानती है, इसलिए प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष रूपता हुई हो ऐसा नियम नहीं हुआ भैया। न च प्राप्यकारित्वम चक्षुषो अप्रसिद्धम, और आंख के अप्राप्यकारीपना वो अप्रसिद्ध नहीं है। देखो संस्कृत में जगह जगह अ छुपा होता है, यदि उसे निकालना नहीं आए तो अर्थ उल्टा हो जाता है। अप्राप्यकारित्वम, चक्षु के अप्राप्यकारी, अप्राप्यकारी माने समझ गए, चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, छू कर जानती हैं, लेकिन आंख अप्राप्यकारी है क्योंकि बिना छुए जानती है। तो चक्षु के अप्राप्यकारीपना वो अप्रसिद्ध है। क्यों? प्रत्यक्ष तथैव प्रतीते, कि प्रत्यक्ष रूप से ही उसकी वैसी प्रतीति होती है। माने चक्षु को आप प्राप्यकारी सिद्ध नहीं कर सकते। देखो चक्षु का, मैं संस्कृत में अन्वय लगाता हूं, ये शुरू में न है ना, उसको पीछे ले जाना है। चक्षु से अप्राप्यकारित्वम प्रसिद्धम न, चक्षु का अप्राप्यकारीपना प्रसिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्ष तस्यैव तथैव प्रतीते, प्रत्यक्ष से ही ये बात हमारे प्रतीति में आती है, हम खुद फील करते हैं। ननु, अब ये ननु क्या आया? ननु का मतलब है यहाँ पर नैयायिक खड़ा होकर बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, जैसे कोई वाद विवाद हो रहा हो तो बीच में टोकते हैं ना, तो ननु माने वो नैयायिक टोक रहा है। सुनिए सर, क्या सुनिए भैया, के प्रत्यक्ष अगम्यामपि चक्षुषो विषय प्राप्तिम अनुमानेन साधयिष्यामः। बोले सर
ये जो कहा जा रहा है कि आंखें अप्राप्यकारी है, आंखें छू कर नहीं जानती है, ये बात गलत है। आंखें भी छू कर जानती है मी लॉर्ड। हम इस बात को अनुमान से सिद्ध करेंगे। वो बात भले प्रत्यक्ष, आपको प्रत्यक्ष अगम्य है। आप जैसे मेरी टेबल पर घड़ी रखी हुई है, तो ये घड़ी तो यहाँ है और आंखें यहाँ है, तो मेरी आंखें घड़ी को छू नहीं रही है, तो डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष तो ये दिखाई देता है कि आंख घड़ी को नहीं छू रही है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष अगम्यामपि, प्रत्यक्ष से अगम्य होने पर भी आंख का विषय प्राप्तिपना अनुमानेन साधयिष्यामः, उसे हम अनुमान से सिद्ध करेंगे सर। परमाणुवत कैसे सिद्ध करोगे? कि जैसे हम परमाणु को सिद्ध करते हैं, जैसे परमाणु कोई दिखता है, नहीं दिखता ना, फिर भी हम उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं। बोले करो, कैसे करेंगे? तो वो सिद्ध करके बता रहे। यथा प्रत्यक्ष असिद्धोपि परमाणु कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन साध्यते। यथा माने जैसे, प्रत्यक्ष से असिद्ध होने पर भी परमाणु है, कार्य अन्यथा अनुपत्ति अनुमानेन, अन्यथा कार्य नहीं होता उसका, अन्यथा उसके स्कंद आदि कार्य नहीं दिखाई देते, इस अनुमान से परमाणु की सिद्धि होती है। तथा चक्षु प्राप्तार्थ प्रकाशकम बहिरिंद्रियत्वात् त्वग इंद्रियवत्, इसी तरह, तथा माने इसी तरह, उसी तरह चक्षु भी प्राप्त अर्थ की प्रकाशक है। बहिरिंद्रियत्वात्, क्योंकि वो बहिरिंद्रिय है। त्वग इंद्रियवत्, त्वग माने त्वचा, त्वग माने त्वचा, ये त्वग इंद्रिय याद रखना। हम परीक्षा लेने की सोच रहे हैं आप सबकी एक, तो हम पूछेंगे त्वग इंद्रिय किसका नाम है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। त्वग इंद्रिय माने कौन सी इंद्रिय को त्वग इंद्रिय कहते हैं? स्पर्शन इंद्रिय को। तो त्वग इंद्रियवत्, के स्पर्शन इंद्रिय की तरह, के जैसे स्पर्शन इंद्रिय प्राप्यकारी है, ऐसे ही चक्षु भी प्राप्यकारी है, क्योंकि वो भी बहिरिंद्रिय है। बहिरिंद्रियत्वात्, ये हम हेतु दे रहे हैं। बहिरिंद्रिय माने वो बाहर की इंद्रिय है। मन एक अंतरंग इंद्रिय, इंद्रियां दो तरह की है, एक बाह्य इंद्रियां, एक अंतरंग इंद्रियां। अंतरंग इंद्रिय है मन, और बाकी की 5 इंद्रियां है बहिरंग। इति अनुमानात, इस अनुमान से प्राप्ति सिद्धि, इस अनुमान से चक्षु की भी प्राप्ति सिद्ध हो जाती है। प्राप्ति माने प्राप्यकारीपना, प्राप्ति रे वही सन्निकर्ष, और प्राप्ति का नाम ही सन्निकर्ष है। ततो न सन्निकर्षस्य अव्याप्ति रीति चेत, इसलिए सन्निकर्ष में अव्याप्ति नहीं है। इति चेत, यहाँ तक बोला वो नैयायिक। ऐसा यदि तुम बीच में प्रश्न करो तो, अब जैन उत्तर दे रहे हैं। देखो ये याद रहना चाहिए, ननु से बात शुरू हुई थी, इति चेत तक पूरी हुई। अब ये वास्तव में नए ढंग से संपादन हो तो यहाँ पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, ननु से, और फिर उत्तर है ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। ना लगा के कॉमा लगाया, मतलब न शब्द का क्या अर्थ है? तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अस्य अनुमानाभासत्वात्, क्योंकि जो तुमने अनुमान दिया है भाई जी, वो अनुमान नहीं है, वो अनुमानाभास है।
गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। कल परसों किसी ने पूछा था ना आप्त परीक्षा की कक्षा में कि वो भी सर्वज्ञ सिद्धि का खंडन करते हैं अनुमान के आधार पर, जैन सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं वो भी अनुमान के आधार पर। तो दोष क्या, गलती कहाँ हो रही? तो वो अनुमान की बजाय अनुमानाभास लगाते हैं। यहां भी कहा कि तुम जो कह रहे हो ये अनुमानाभासत्वात्, ये तो अनुमानाभास है भैया जी। हे नैयायी को, ये अनुमान नहीं हुआ तुम्हारा, ये अनुमानाभास हुआ। कैसे हुआ उसको समझाने के लिए तद्यथा, तद्यथा, तद्यथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस यथा, वह इस प्रकार है। तत् यथा, जैसा कि यह है। तद यथा, हर शब्द का, शब्द हमको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, हर शब्द का विच्छेद करना आना चाहिए, विभक्ति पकड़ में आनी चाहिए। तद यथा, वह इस प्रकार है। अब ये वो सिद्ध कर रहे हैं कि चक्षु भी, चक्षु अप्राप्यकारी है। उसने कहा कि नहीं, चक्षु भी अप्राप्यकारी है, और जैन कह रहे नहीं, चक्षु तो अप्राप्यकारी है। कैसे? 9वां परिच्छेद पढ़ रहा हूं। चक्षु इत्यत्र का पक्षो अभिप्रेतः किम लौकिकम चक्षुरुत अलौकिकम। देखो कैसे तर्क करते हैं, कैसे बात करने का तरीका होता है, सोचने का तरीका देखो। ये संगति है बड़े बड़े नैयायिकों की। हम जो न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं ना, वो समझ लो हमको बड़े बड़े अभिनव धर्म भूषण यति के पास बैठे हैं हम इस समय, उनके चरणों में बैठे हैं, उनकी संगति कर रहे हैं, उनका चिंतन का तरीका क्या होता है हम ये समझ रहे हैं। कैसे सोच रहे थे वो? चक्षुरित्यत्र कह पक्षो अभिप्रेत है। बताओ भैया। अब उससे इस पक्ष का, जैन पक्ष का वकील उनसे बात कर रहा है। बताओ, चक्षु कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? अभिप्रेत माने व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या अभिप्रेत माने क्या तुम्हारा इच्छित है? चक्षु कहकर तुम क्या चाहते हो? किम लौकिकम चक्षु उत अलौकिकम। अब देखो, उत के बाद आ लगा हुआ है, उत अलौकिकम। उत माने अथवा, क्या तुम लौकिक चक्षु मान रहे हो अथवा अलौकिक चक्षु मान रहे हो? क्या कह रहे हो, क्या कहना क्या है तुम्हारा भैया? उनसे पूछा जाए, बोलो। चक्षु माने क्या? लौकिक चक्षु या अलौकिक चक्षु? ये क्या हुआ? कभी हम लोगों ने भी नहीं सुना होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे लौकिक चक्षु क्या होती है, अलौकिक चक्षु क्या होती है। हमारी जो ये आंख है ना, इसका नाम तो है लौकिक चक्षु। ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये तो है लौकिक चक्षु। और इन आंखों में से जो किरणें दिखाई दे निकल रही है, उसका नाम है अलौकिक चक्षु। दृष्टि, आंखों की जो रोशनी है, उसका नाम है अलौकिक चक्षु। और ये जो फिजिकल है, इसका नाम है लौकिक चक्षु। समझ में आया? चक्षु दो तरह की, एक लौकिक चक्षु, एक अलौकिक चक्षु। लौकिक चक्षु का मतलब है ये जो पौद्गलिक है, और अलौकिक चक्षु माने ये जो उसमें से निकलने वाली दृष्टि है। दो तरह की चक्षु है। तो बोले तुम कौन सी चक्षु कहना चाहते हो, बताओ भैया। आद्य, आद्य माने पहले वाला, आद्य माने आदि का। यदि पहले वाला कहना चाहते हो, माने पहला वाला क्या है? लौकिक चक्षु। यदि तुम पहले वाला कहना चाहते हो तो हेतु कालात्ययापदिष्टम, तो तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है।
ये बड़ा अच्छा शब्द है। कालात्ययापदिष्ट मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया। काल माने टाइम, कालात्ययापदिष्ट, तुम केवल टाइम, तुम कोई चर्चा नहीं कर रहे, तुम फिजूल बात करो। काला जैसे अपन कहते हैं ना, ये क्या फिजूल बात कर। अभी जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज बारिश आएगी क्योंकि मेरी टेबल पे घड़ी रखी है, तो आप कहोगे क्या फिजूल बात कर रहे हो, घड़ी से बारिश का क्या लेना देना है। तो ये कालात्ययापदिष्ट एक एक हेत्वाभास होता है कि जिसमें कोई दम नहीं होती है, खाली टाइम खराब करना है वादी प्रतिवादी का। तो बोले अगर आप लौकिक चक्षु की बात कर रहे हो तो केवल आप टाइम खराब खराब कर रहे हो, क्योंकि गोलकाख्यस्य, गोलकाख्य माने ये जो आंखों का गोला है, इसको बोलते हैं लौकिक चक्षु। गोलक नाम की चक्षु, गोलक अक्ष, आख्य माने नामक, गोलक नाम की जो चक्षु है उसकी बात करो तो ये तो टाइम पास कर रहे हो। क्यों? लौकिक चक्षुषो विषय प्राप्ते प्रत्यक्ष बाधितत्वात्, कि जो लौकिक चक्षु है वो तो विषय की प्राप्ति में प्रत्यक्ष बाधित ही है। ये तो सब समझ रहे हैं। कौन है जो ये कहेगा मुझे घड़ी देखने के लिए मेरी आंखें निकल के घड़ी के पास थोड़ी गई है। अगर गैस को देख करके, गैस को देखने के लिए मेरी आंखों को गैस को छूना पड़े तो जल जाएंगी। अगर सन्निकर्ष से जानती होती आंखें तो जब आग को देखे तब गर्म होना चाहिए, जब बर्फ को देखे तब ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो छूती नहीं है। द्वितीय तु आश्रया सिद्धि, और दूसरा पक्ष लोगे, दूसरा माने अलौकिक चक्षु का, तो आश्रय असिद्ध है उसका। कैसे हमको साफ साफ नजर आ रहा है, अलौकिकस्य चक्षुषो अद्यापि असिद्धे। पहली बात, अलौकिक चक्षु के बारे में आज तक कोई प्रामाणिक रूप से कुछ सिद्ध ही नहीं कर सका। अलौकिक चक्षु को आज अद्यापि असिद्धे, अलौकिक चक्षु के, अलौकिकस्य चक्षुषो, चक्षुषो माने 6/1, चक्षु शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन, अलौकिक चक्षु का अद्यापि, अद्यापि माने अद्य माने आज, आज भी असिद्धे, क्योंकि वो तो आज भी असिद्ध है। कैसे? तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। शाखा सुधा दीदिति समान काल ग्रहण अन्यथानुपपत्तेश्च चक्षुर प्राप्यकारी निश्चीयते। बहुत ही बढ़िया बात है। शाखा, शाखा माने क्या? पेड़ की शाखा होती है ना, डाली, पेड़ की डाली को कहते हैं शाखा। और सुधा दीदिति माने क्या होता है? सुधा माने होता है अमृत, ठंडा, दीदिति माने किरण है, सुधा दीदिति शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। शाखा सुधा दीदिति, बहुत बढ़िया लिखा है। शाखा माने पेड़ की शाखा, और सुधा दीदिति माने, अब देखो ये परीक्षा में पूछना चाहिए, संदेश जी, श्रुति, हमको परीक्षा में ये सवाल पूछने हैं सबसे। न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं तो ये शब्द, एक प्रश्न हम शब्दकोश का पूछेंगे कि इतने सब शब्दों का अर्थ बताओ। सुधा दीदिति माने क्या होता है? सुधा दीदिति माने चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधा दीदिति माने जैसे रजनीश कहो, हिमांशु कहो, ऐसे ही सुधा दीदिति है। सुधा दीदिति अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा का पर्याय। शाखा माने पेड़ की शाखा। शाखा सुधा दीदिति समान काल ग्रहण अन्यथानुपत्तेश्च, के जो शाखा में है पेड़ की शाखा और चंद्रमा,
दोनों समान काल में ग्रहण हो जाते हैं, अन्यथा अनुपपत्तेश्च, नहीं तो वो नहीं होना चाहिए था। इससे सिद्ध होता है चक्षु अप्राप्यकारी इति निश्चयते। इससे निश्चय होता है कि चक्षु अप्राप्यकारी है। समझ में आया आपको क्या कहा? कि जो रोशनी रूप आंखें हैं, रोशनी रूप आंखें भी चीज को छूती नहीं है। यदि छूती होती तो मैंने एक तर्क तो आपको दूसरे ग्रंथ से दिया कि अग्नि को देखते समय जलना चाहिए, गर्म होना चाहिए कम से कम, और बर्फ को देखते समय ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि देखो, वो जैसे हमने पेड़ में देखा, आप सब इस बात को समझना क्या कहना चाह रहे हैं। अपन रात को पेड़ में झांके ऊपर गर्दन करके, तो जब हमने ऐसे पेड़ को देखा तो हमें पेड़ की शाखा भी दिखाई दी और पेड़ों में से ऊपर आसमान में तारे और चंद्रमा भी दिखाई दिए। तो कह रहे देखो, इतनी चीजें दिख रही है, एक साथ शाखा भी दिख रही है और चंद्रमा भी दिख रहा है, तो किसको छू रही है आंखें? वो क्या चंद्रमा को छूने गई? चंद्रमा को छुआ तो शाखा का। इसलिए ये बात प्रत्यक्ष बाधित है, ये बात बैठती नहीं है। और इससे सिद्ध होता है कि चक्षु अप्राप्यकारी है। तदेवं सन्निकर्षा भावेपि चक्षुषा रूप प्रतीतिर जायते इति सन्निकर्षो अव्यापकत्वात् प्रत्यक्षस्य स्वरूपम न भवति इति स्थितम। इस प्रकार सन्निकर्ष के अभाव में भी चक्षु से रूप प्रतीति होती है। ये सन्निकर्ष अव्यापक होने से प्रत्यक्ष का स्वरूप नहीं होता है इति स्थितम। ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि सन्निकर्ष अव्यापक है और अव्यापक होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप नहीं है। ये बात भली भांति सिद्ध होती है। और 10वां पैराग्राफ और पढ़ के सुनाता हूं, बहुत अच्छा सा। इसको अब कंक्लूड कर रहे हैं विषय को, इसका उपसंहार करते हैं। अस्य च प्रमेयस्य प्रपंचः प्रमेय कमल मार्तंडे सुलभ। अस्य प्रमेयस्य, इस प्रमेय का, प्रमेय माने इस विषय का, इस विषय का, प्रपंच माने, अब ये भी शब्द आपसे पूछेंगे, प्रपंच माने क्या? प्रपंच शब्द का अर्थ दुनिया में बोलते हैं कुछ और, लेकिन यहाँ प्रपंच शब्द का असली अर्थ है विस्तार। प्रपंच माने विस्तार। इस विषय का विस्तार प्रमेय कमल मार्तंड में सुलभ है। सुलभ है माने आसान, लभ माने प्राप्त होना, सुगमता से प्राप्त हो सकता है। देखो, अब ये विषय बहुत विस्तार से है, लेकिन कहाँ? प्रमेय कमल मार्तंड में आपको मिलेगा। देखो कहाँ मिलेगा, वो भी इन्होंने ब्रैकेट में डाल रखा है। पहले में मिलेगा और दूसरे परिच्छेद में चौथे सूत्र की टीका में मिलेगा। संग्रह ग्रंथत्वात्तु नेह प्रतन्यते। देखो शब्दों का अर्थ समझो। संग्रह ग्रंथत्वात्, संग्रह ग्रंथ होने के कारण, न इह प्रतन्यते। नेह में दो शब्द है, न प्लस इह, न प्लस इह। इह माने यहाँ, अत्र, न माने नहीं, और प्रतन्यते, प्रतन्यते माने तन माने विस्तारे, तनु विस्तारे। इसका बहुत विस्तार नहीं किया जाता है। हमारी न्याय दीपिका एक छोटा सा संग्रह ग्रंथ है, इसलिए इस विषय को यहाँ पर हम और लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आप प्रमेय कमल मार्तंड में देखना। देखो, अब आपको जब धर्मभूषण आचार्य का परिचय देना हो तो ये बहुत
काम की बात है कि उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ा होगा, एक तो ये पता चल गया। दूसरा ये पता चल गया कि वो कैसे उसको उद्धृत करते हैं। तीसरा ये पता चल गया कि ये न्याय दीपिका एक संग्रह ग्रंथ है। ये कैसे कैसे चीजें, कितनी सारी बातें पता चल रही है। एवं च वास्तव में यहाँ फिर पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। एवं च इस प्रकार, एवं माने, एवं का हिंदी में अर्थ होता है एंड, और, लेकिन यहाँ और अर्थ नहीं है। एवं शब्द जब संस्कृत का होता है तो वहां एवं शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार। एवं माने इस प्रकार। एवं च न सौगताभिमतम निर्विकल्पम प्रत्यक्षम। इस प्रकार सौगतों के द्वारा, सौगत माने, अब ये भी सब प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एक कोई विद्यार्थी न्याय दीपिका के कठिन शब्दों को लिखो एक जगह और बाद में उसको एक जगह छपाएंगे। न्याय दीपिका का एक शब्दकोश तैयार करो। सौगत, तथागत, बौद्ध, ये सब पर्यायवाची है। इस प्रकार सौगताभिमतम निर्विकल्पम प्रत्यक्षम ना कहाँ लिखा है, दिख रहा है पहले। एवं च न सौगताभिमतम निर्विकल्पम प्रत्यक्षम। इस प्रकार सौगत द्वारा माना गया निर्विकल्प वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, नापी और भी नहीं है। क्या? योगाभिमत, योग माने नैयायिक वैशेषिक द्वारा माना गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और पदार्थ का सम्मिलन भी, वो भी प्रत्यक्ष नहीं है। देखो कितना बढ़िया ढंग से बात कही। अब आपको समझ में आई बात। मैं एक बात और कह देता हूं, फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछना। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आई हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं शॉर्ट में बस 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं कि सन्निकर्ष को नैयायिक मत वाले प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और उसका मतलब बताते हैं कि इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष है। इंद्रियों का पदार्थ के साथ मिलना, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। लेकिन जैन आचार्यों के कई तर्क हैं। उनका पहला तर्क कि सन्निकर्ष तो अचेतन है, इंद्रियां भी अचेतन है, और जिस चीज को छुआ जाता है वो भी गारंटी से अचेतन होती है। हम केवल पुद्गल को ही छू सकते हैं 6 द्रव्यों में से। तो पहली बात, सन्निकर्ष अचेतन है। नंबर 2, चक्षु इंद्री सन्निकर्ष करके जानती नहीं है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष आता है। मान लिया चलो 4 इंद्रियां छूकर जानती है, लेकिन चक्षु इंद्री तो गारंटी से बिना छुए ही जानती है, इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मान सकते। नंबर 3, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो कभी कोई सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, कभी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जो चीज भूतकाल में निकल गई, खत्म हो गई, उनको हम छू नहीं सकते। जो चीज भविष्य में आएगी उनको हम छू नहीं सकते। तो हम कैसे बता सकते हैं? उनका ज्ञान नहीं होगा, भूत भविष्य की वस्तुओं का। इसलिए, और तीसरा कारण कि हम केवल सन्निकर्ष को प्रमाण, यदि हम सन्निकर्ष को प्रमाण माने तो हम केवल पुद्गल द्रव्य को जान सकते हैं, बाकी के जीव, द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश काल को नहीं जान सकते।
ऐसे और भी बहुत सारे तर्क हैं, और इससे सिद्ध होता है कि सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। और एक लाइन जरा सी बच गई, एक शब्द बच गया, इंद्रियार्थ किम तरही, नीचे नीचे लिखा है किम तरही विशद प्रतिभासम ज्ञानमेव प्रत्यक्षम सिद्धम। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है किम तरी, तो फिर क्या सही है? विशद प्रतिभासम ज्ञानम एव प्रत्यक्षम सिद्धम। विशद प्रतिभास ही, विशद प्रतिभास, निर्मल प्रतिभास वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, यही प्रत्यक्ष का लक्षण सही है। आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़ू मैं? हाँ रितु जी बोलो। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि जो अलौकिक चक्षु आया वो क्या हमारे यहाँ जो भाव इंद्रिय बोलते हैं जिसे वो है? नहीं 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 नहीं, भाव इंद्री नहीं है ये। उन्होंने एक तो ये कहा था कि अद्यापि असिद्धे, एक तो अलौकिक चक्षु क्या है ये बात अभी तक किसी ने भी प्रामाणिक रूप से बताया समझाया नहीं है, पहली बात। फिर भी जो तुम कह रहे हो वही मान लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो आंख में से जो रोशनी निकल रही है वो अलौकिक चक्षु। आंख जो पुद्गल का आकार है, ये गोला ओला जो कुछ है, ये तो है लौकिक चक्षु। और इसमें से जो रोशनी है वो है अलौकिक चक्षु। ये भाव इंद्री नहीं, भाव चक्षु नहीं। ठीक है। हाँ ठीक। और हाँ ये पूछना था कि जब वो लोग इंद्रिय की बात करते हैं तो हमने कह दिया कि वो अचेतन है, और जब अपने यहाँ विशद प्रतिभास की बात आई तो कहा कि जब हम आंखों से प्रत्यक्ष उसको देख लेते हैं तो उसे स्पष्ट प्रतिभास कहते हैं, उसे बहुत अच्छा मतलब विशद प्रतिभास कहते हैं। तब भी तो हम आंखों से देख रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं। हाँ, उसको हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माना। देखो, इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो चेतन है, हमने उस ज्ञान को प्रत्यक्ष माना है। हमने वो तो इंद्रिय और पदार्थ के मिलन मात्र को प्रत्यक्ष मान रहे हैं। समझना जरा, बहुत ये इस लाइन पे ध्यान दो मेरी पर। इंद्रिय और अर्थ के मिलन का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिलन तो अचेतन है, दोनों चीजें मिल रही है तो दोनों, ये तो मिलन तो अचेतन है। ठीक। हाँ उनका मतलब ये है कि शब्द भी कानों पर टच करते हैं तो हमें हाँ, सुनाई देते हैं। बराबर, ये तो है ही। हाँ, तो लेकिन वो टच चक्षु में भी करने ऐसे का, ही मानते हैं। हाँ लेकिन टच करने का नाम हम साम्यवारिक प्रत्यक्ष भी नहीं मानते। हम टच करने को पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो मानते ही नहीं। हम साम्यवारिक प्रत्यक्ष भी टच करने का नाम नहीं है। बहुत सारी चीजें टच होती है, हमको ज्ञान नहीं होता, हमें जरूरी थोड़ी है। एक ये भी बात है, हमें सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। बहुत बार चीजें छुई जाती है फिर भी हमको पता नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने होती है तब भी नहीं पता चलता। हमारी जबान, गलत ज्ञान भी होता है। बुखार आ रहा हो तो मीठा दूध भी कड़वा लगता है, और चना बोलो धना सुनाई देता है। और आप 1 घंटे का प्रवचन करो, मैं जैसे मैं बोल रहा हूं अभी 1 घंटे, और आप बराबर कान लगा के सुन रहे हो और सारे शब्द आपके कानों को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे नहीं सुन पा रहे हो, कोई कोई निकल जाता है। हाँ जी। इसलिए ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंस ज्ञान की है। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। और कोई? अगला प्रश्न अनन्या जैन। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। पंडित जी, जैसे हमने इस बात का खंडन किया कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी नहीं है, तो ये बोला कि फिर हमें शाखा और चंद्रमा का एक साथ ज्ञान नहीं हो पाएगा।
वाह। तो फिर हम जैसे रसना इंद्रिय को भी देख रहे हैं, सपोज हम शिकंजी पी रहे हैं तो हमें खट्टा और मीठा एक साथ ज्ञान हो रहा है, और रसना को हम भी प्राप्यकारी मान रहे हैं, तो हाँ नहीं, रसना इंद्री पर तो वो आए हैं साफ साफ। वो तो लौकिक चक्षु तो ना शाखा को छू रही है ना चंद्रमा को छू रही है, लेकिन अलौकिक चक्षु पर जैन आचार्यों का तर्क है कि अलौकिक चक्षु भी अगर जो तुम कोई मानते हो, ये पहली बात तो वो सिद्ध नहीं है अभी तक। दूसरी बात, तुम जो कुछ मानते भी हो तो उसमें क्या माना जाएगा? एक साथ अनेक पदार्थों को, दूर दूरवर्ती पदार्थों को, तो क्या उनको छुएगी वो संभव नहीं है, ऐसा उनका कहना है। समझ में आया क्या? एक मिनट। हाँ हाँ। बोलिए। आ गया पंडित जी। हाँ हाँ, अगला प्रश्न आशीष जी का। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए आशीष जी। सर जैसे आपने ये बताया ना कि दूरवर्ती वस्तुएं हैं, कोई या भूतकालिक है भविष्यकालिक है, हम हाँ। उनको नहीं जान पाएंगे, हाँ लेकिन सर सारे के सारे ज्ञान प्रत्यक्ष होने जरूरी कोई है? कोई हाँ, नहीं, सारे ज्ञान तो प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान में तो चाहिए ना। नहीं, वो केवल ज्ञान जब होगा, उनका जो सर्वज्ञ होगा वो कैसे जानेगा? वो तो प्रत्यक्ष जानेगा ना। जी सर, जी सर। तो वो कह रहे हैं कि यदि सन्निकर्ष ही प्रमाण हो तो जो भूत भविष्यवर्ती पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो अमूर्तिक पदार्थ हैं, उनका तो ज्ञान सन्निकर्ष से होगा नहीं। जी और सर। उनका ज्ञान जब सन्निकर्ष से नहीं होगा तो वो तो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकेगा नहीं। तो तुम्हारा जो भगवान है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान वाला नहीं कहलाएगा, परोक्ष ज्ञान वाला कहलाएगा। सर आप तो मीमांसा है नहीं सर, न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं ना हम तो। हाँ, तो ये तो सर आप तो मीमांसा का विषय हो जाएगा। हो जाने दो। ये तो न्याय, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ, आप्तमीमांसा का, न्याय दीपिका का, आप तो यहीं जोड़ लो ना, मत जाओ आप्तमीमांसा में। कि वो उनको तर्क तो दे सकते हैं ना कि आप बताओ कैसे घटित करोगे, अपने परमात्मा पर कैसे घटित करोगे? तो सर हम उसको सकल प्रत्यक्ष के साथ मिलान करके तब करेंगे। हाँ, सकल प्रत्यक्ष के साथ सर। सकल प्रत्यक्ष के साथ मिला करके उनसे पूछा कैसे करोगे बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न सुलभ भैया। हाँ जय हिंद पंडित जी। जय मेरा जिनेन्द्र, प्रश्न है कि बताइए। जैसे हमारे यहाँ सन्निकर्ष को जैसे 4 इंद्रियों के माध्यम से जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, तो हाँ, वहां पे सन्निकर्ष को स्वीकार किया गया है क्या? नहीं किया और अभी यदि यही। वहां सन्निकर्ष को स्वीकार किया गया है, हाँ अच्छा नहीं किया, हाँ, ठीक है। नहीं, अभी अभी यही चर्चा हो रही थी। वो जो पहले पहले प्रश्न आया था उसमें मैंने कहा था सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रिय और पदार्थ का मिलन। मिलन का नाम सन्निकर्ष है। और जो मिलन है वो तो पुद्गल है, वो तो अचेतन है, इसलिए वो प्रमाण ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो छोड़ो, सन्निकर्ष ठीक है, वो को। प्रमाण नहीं है, वो हाँ प्रमाण नहीं है, परंतु जब भी उन 4 इंद्रियों से ज्ञान होगा तो फिर हाँ सामने पदार्थ का होना और पदार्थ के साथ संबंध होना, उसमें हाँ निमित्त रूप में उसे हम प्रमाण नहीं माने भले ही, हाँ, लेकिन उनकी आवश्यकता तो पड़ेगी। तो ऐसा क्या साम्य जरूरी है वो कि इंद्रिय ज्ञान नहीं, जब भी होगा तो इंद्रिय के सामने पदार्थ का होना जरूरी है? साम्यवारिक प्रत्यक्ष में केवल साम्यवारिक हाँ, प्रत्यक्ष। इससे एक और क्वेश्चन सामने आ जाता है कि जैसे हमारे अलग अलग इंद्रियों के जो विषय की बात आई है, विषय क्षेत्र की बात आई है, द्रव्य हाँ क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बताई है, तो फिर इनकी सीमा 12-12 योजन तक के हम स्पर्श जान सकते हैं, 12 योजन तक की गंध जान सकते हैं। तो
उनमें फिर संबंध कैसे बैठता होगा? हाँ मतलब देखो, उल्टा बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला आपने। इससे भी सिद्ध हो गया कि सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता। देखो कितनी गजब की बात बताई, इतनी दूर तक की जो 12, मान लो 12 योजन दूर का चीज का स्पर्श का ज्ञान हो सकता है, यदि ऐसी कोई बात है स्पर्शन इंद्री के बारे में भी। देखो अगर चक्षु इंद्री की बात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दूर से देख लेगा। और गंध इंद्री की है तो जैसे किसी पशु पक्षियों की गंध शक्ति बहुत होती है तो वो सूंघ लेते हैं। लेकिन छूने वाली की मर्यादा भी ऐसे है क्या कि इतने दूर तक छू लेते हैं? मैंने कहीं पढ़ा नहीं। और अगर हो तो ये तो और सिद्ध करता है कि बिना सन्निकर्ष के 4 इंद्रियां भी जानती है। हम तो ये समझ गवर्नमेंट रहे हैं सार कि आदि 4 में इंद्रियां तो छू के जानती है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो उससे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि 4 इंद्रियां भी बिना छुए जान जाएंगी। गवर्नमेंट सार आदि में जब पांचों इंद्रियों संबंधी विषय की बात की कि कितनी कितनी सीमा है, द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा बताई, तो वहां पे बताया कि इतनी इतनी सीमा है, तो ठीक इतने है, कोस इतने योजन का जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो ये तो हमारे पक्ष में ही है, इससे तो हमारी इष्ट सिद्धि है। हम हाँ, सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मान रहे, सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण नहीं मान रहे हैं। इसका ये एक और पोषक तर्क है। ये तो उसको पुष्ट कर रहा लेकिन है जैसे हमारी बात। मोक्ष में प्रकाशक आदि में जैसे दूसरे तीसरे अधिकार में वहां पे बात आई है, तो उन्होंने हाँ बोला कि इंद्रिय का और अर्थ का संबंध इंद्रिय ज्ञान में चाहिए ही चाहिए। इंद्रिय अपने वर्तमान विषय को और जो उसके हाँ सामने संबंध स्थापित करे, जिससे संबंध स्थापित हो, उसी विषय हाँ को जानती है सारी की हाँ सारी इंद्रियां। और हाँ हाँ इसीलिए वो भूतकालीन और भविष्यकालीन विषयों को भी नहीं जानती हैं कोई भी इंद्रिय। तो उससे जब ऐसा लगता है कि संबंध होता है कुछ, भले ही उसे हम उसे प्रमाण नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता तो बैठ ही जाती है। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब जब देख लो वो क्या है, मैंने तो वो गोमटसार वाला प्रकरण देखा नहीं है, और उसकी जानने की प्रक्रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो प्रत्यक्ष में देखते हैं वो तो यही देखते हैं कि 4 इंद्रियां तो कहीं न कहीं पदार्थ से सन्निकर्ष के बाद ही जानती हैं। लेकिन चक्षु इंद्री के साथ हम ऐसा देखते हैं कि वो उल्टा छुला दो तो उल्टा जानना बंद कर देती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो डिब्बी में काजल है, तब तो वो उसको देख रही है, और वही काजल हमने आंख में लगा दिया तब नहीं देख रही है। वो जब तक टेबल पे रखा था तब तक देख रही थी, और अपने अंदर आ गया आंख में तब नहीं देख रही है। जी, है ना? मैं और वो देख करके प्रकरण देख करके फिर हाँ, उसको और हाँ देखना इसको। अच्छा, ये तो हमारे पक्ष में ही है। और जी ऐसे ही ये अलौकिक चक्षु के बारे में भी कोई बात किसी को कहने का मन हो, किसी को भी कुछ भी कहने का, हमारी बात में कुछ जोड़ने का मन हो, तो प्रश्न नहीं हो लेकिन किसी को कुछ और खास बात ध्यान में आ रही हो तो वो कहे, हम उसका स्वागत करते हैं। जी। हाँ, विक्रांत जी भाई साहब भी हमारे बीच हाँ में है। हाँ हाँ, बोलने दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अधिक खुशी की बात और क्या होगी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। सुनाओ साहब, वेरी गुड। थोड़ा 2-5 मिनट का ही सुना मैंने पूरा प्रकरण नहीं सुना, लेकिन हाँ सन्निकर्ष के बारे में वो जो गोमट सार का प्रश्न उठाया है, हाँ, वो बता दो आप। वो वेरी गुड। वास्तव में वाजिब है। वो उसको हाँ, क्या? 2-3 उदाहरणों से हम देख सकते हैं। जैसे छुई मुई नाम का पौधा होता है छोटा सा, हाँ हाँ तो हाँ उसको अपन छूते तक नहीं, पास में लेकर के जाते हैं उंगली, सन्निकर्ष नहीं होता तो भी वो मुरझा जाता है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, उससे ये सन्निकर्ष की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और वेरी ये गुड। जो प्रश्न कर रहे थे, मोक्षमा प्रकाशक का उल्लेख किया आपने, हाँ प्रश्नकर्ता ने, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ किन्होंने हाँ, प्रश्न किया। सुलभ जी ने किया। सुलभ जी ने, हाँ। हाँ तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि सन्निकर्ष आवश्यक है। हाँ मोक्षमा प्रकाशक का जो दूसरा अधिकार का प्रकरण आप बता रहे हो, हाँ, उसमें सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं बताई है। उसमें वाह, इतना बताया है कि इंद्रिय ज्ञान इतना सीमित है कि अपने विषय के अलावा अन्य को नहीं जानेगा,
और ये अरे तो न्याय आपका संगत ही बात है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया बात आज आपने जोड़ दी, बहुत बढ़िया, आपने शिखर चढ़ा दिया आज तो। अरे नहीं मैंने कुछ शिखर नहीं चढ़ाया नहीं साहब। नहीं, बढ़िया हुआ हाँ ना। ये मतलब 4 इंद्रिय को भी वास्तव में हाँ सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। वो अविनाभाव नहीं है कि वो सन्निकर्ष हो। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में एक आदमी देखा है ऐसा, एक रसोइया देखा है कि वो किसी सब्जी, किसी वो चाय में चीनी है कि नहीं, वो बिना देखे बिना चखे बता देता था। राजचंद्र जी का भी उदाहरण आता है, वो हाँ सब्जी हाँ देखकर हाँ बता हाँ देते थे कि इसमें नमक ज्यादा है या नमक नहीं है। हाँ, बताओ तो ये वो क्या, देख करके बता देते थे वो। बताओ। तो अब जो भी होगा, लेकिन ये है कि सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण नहीं माना जा सकता। इसमें एक तर्क और है, जैसे हाँ कर्ण इंद्री का जो विषय है अपन सुन हाँ करके जानते हैं। हाँ वैसे तो अपन यूं समझते हैं कि भाई वो कान के पर्दे से शब्द स्पर्श होते हैं तो अपने को ज्ञान होता है, तो सन्निकर्ष हो गया, इस तरह से वो हाँ सन्निकर्ष घटित करते हैं। हाँ लेकिन हाँ हाँ। वास्तव में ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं अच्छा। बनेगा क्योंकि मैंने आवाज लगाई राम, और हाँ, सुनने वाले 9 जनों ने तो राम सुना और 10वें ने श्याम क्यों सुन लिया। क्या बात है, वाह। मतलब सन्निकर्ष से किसी भी तरह से वो प्रामाणिकता बन नहीं पाएगी। बराबर। ये उदाहरण थोड़ा सा मैंने दिया था वैसे, कि जैसे दूध मीठा है हाँ लेकिन हाँ मुझे बुखार आ रहा है तो कड़वा क्यों लग रहा है कड़वा वो। लगेगा। 10 लोगों को मीठा लग रहा है और मुझे कड़वा लग रहा है। हाँ तो अगर वो चीनी के सन्निकर्ष से ज्ञान हो रहा था तो सबको मीठा, मुझे भी मीठा मीठा लगना लगना चाहिए। चाहिए था। तो इससे सिद्ध होता है ज्ञान का कारण तो स्वावरण क्षोभसम लक्षण योग्यता ही है। हाँ, और वो बहुत जो बढ़िया। नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वा तमोवत सूत्र है, अर्थ हाँ, ज्ञान का कारण नहीं है, ये नहीं सिद्ध है। कर देता है कि सन्निकर्ष ज्ञान का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है तो अर्थ का मिलन इंद्रियों के साथ में वो भी ज्ञान का वो भी कारण नहीं ज्ञान है, का वो कारण वहीं नहीं है। खंडित हो गया। हाँ हाँ वाह वाह वाह, बहुत चलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। जी, इस प्रकार आज हमने सन्निकर्ष ज्ञान का कारण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, लौकिक और अलौकिक अनेकों बल के साथ हमने अनेकों उदाहरणों के साथ ये सिद्ध किया कि सन्निकर्ष ज्ञान का कारण नहीं है। इस प्रकार सुंदर कक्षा हमारी चल रही है, कितने प्रैक्टिकल उदाहरण भी बीच बीच में आ रहे हैं, कितनी नई नई बातें का ज्ञान हमें हो रहा है। आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बीच में आकर बहुत सुंदर हमें जो गोमट सार की बात आई उसका उदाहरण से हमें अवगत कराया। अभी आगामी कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब की मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कक्षा चल रही है, वो यथावत रहेगी। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि वे कक्षा को प्रारंभ करें।